दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मौर्य काल से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं उन पर चर्चा किया है। अब हम मौर्योत्तर काल या फिर पूर्व गुप्त काल जिसे हम कह सकते हैं, गुप्त पूर्व काल या मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य वंश के बाद जिन शासकों के द्वारा, जिन वंशों के द्वारा समय समय पर शासन किया गया, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। ये सभी प्रश्न सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश से संबंधित है तथा कर्ण वंश से संबंधित है। ये प्रमुख एमसीक्यूज प्रश्न हैं जो यूपीपीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी की जो प्रारंभिक परीक्षा सीबीटी 1 होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जीडी इत्यादि के एग्जाम किए जाते हैं सीजीएल के, इसके साथ ही आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल एसआई के एग्जाम होने हैं। इनमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं यहाँ से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है इसके माध्यम से इन प्रश्नों की पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में आप सभी को इनका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व गुप्त काल या मौर्योत्तर काल संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक था, इसकी जो हत्या है वह इसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। तो मौर्यों के बाद जो भारतीय शासन है वह दो भागों में बटा। एक तो आपके विदेशी उत्तराधिकारी हुए, विदेशी उत्तराधिकारी, और दूसरा आपका देशी उत्तराधिकारी। तो देशी उत्तराधिकारियों में आपके शुंग वंश, कर्ण वंश तथा आंध्र सातवाहन वंश आए, जबकि विदेशी उत्तराधिकारियों में शक, पहलव, कुषाण इत्यादि ये जो है ये मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल के बाद ये विदेशी उत्तराधिकारी के रूप में समय समय पर भारत में इन्होंने शासन किया। पहला प्रश्न दिया है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। इनके द्वारा जो यज्ञ इत्यादि किए गए उसका उल्लेख जो है अयोध्या अभिलेख से मिलता है। तो अयोध्या अभिलेख से अश्वमेध यज्ञ कराने का इनका जो है उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो 2 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह सेनापति के पद पर कार्यरत था। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद जो कर्ण वंश था, यानी कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वह वासुदेव थे। तो 3 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश के बाद देशी उत्तराधिकारियों में जिस वंश ने सत्ता स्थापित की वह आंध्र सातवाहन वंश था। तो इसमें सिमुक के द्वारा कर्ण वंश को समाप्त करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की गई और इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। और यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। पूछा जा सकता है कि आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे ये किस तरह पितृसत्तात्मक थे या फिर मातृ सत्तात्मक थे? तो इन शासकों के जो सभी नाम हैं, उनके जो सरनेम हैं वो माताओं के नाम पर लिखे गए हैं, इसलिए एक मातृ सत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो यानी जो सातवाहन लोग हैं इन्होंने स्थानीय अधिकारी के रूप में किस वंश के शासकों के अधीन काम किया था? तो यह मौर्य शासकों के अधीन उन्होंने काम किया। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो कुषाण शासक यह कनिष्क था। कनिष्क के शासन में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, यह कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी के शासन में जो बौद्ध धर्म है वह हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन में हुई तथा इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली है भारत और यूनानी यानी जो ग्रीक शैली है वह उसका मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इसके साथ ही मथुरा भी कनिष्क की एक राजधानी थी। तो इसमें पुरुषपुर आपका जो है 8 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर यह पेशावर का दूसरा नाम है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? यानी जो चरक थे वह किसके राज दरबार में चिकित्सक के पद पर कार्यरत थे? तो वह कनिष्क के शासन से संबंधित थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण गांधार कला शैली से है, इसका कारण यह प्रसिद्ध हुआ। 12वें प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। तो 12 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
हालांकि कुषाण शासक भीम कडफिसेस के द्वारा भारत में प्रभावी रूप से यानी वास्तविक रूप से या संचालित जो है स्वर्ण मुद्राओं का संचालन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था, लेकिन 12 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? तो 13 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध जारी किए? तो सोने के सिक्के जो सर्वाधिक शुद्ध जारी किए वह कुषाण शासक के द्वारा जारी किए गए, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय जो मुद्रा है वह सीसा के अधिकांश जो बने थे, तो सीसा धातु का इस्तेमाल मुद्रा प्रणाली के लिए किया गया, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वर्ण का इसमें उल्लेख नहीं, हालांकि तांबा तथा प्रोटीन के भी जो मुद्रा है वह पाई गई है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से संबंधित जो प्रश्न है वह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन यानी कनिष्क के समय जो लोग थे उनमें नागार्जुन थे, अश्वघोष थे तथा वसुमित्र थे, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं में के साथ ही रेलवे एनटीपीसी के जो CBT 1 के एग्जाम होने हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन में जो भारतीय इतिहास, विशेषकर प्राचीन इतिहास के जो कालखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो सातवाहन शासकों के द्वारा ही ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की परंपरा शुरू की गई। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो 18 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनानियों ने इसका शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? तो यह 19 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा आरंभ करवाया गया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो 20 का आपका ऑप्शन कुषाण शासकों ने सर्वाधिक जो स्वर्ण मोहर चलाई थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, चरक तथा नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन यह कनिष्क के दरबार से संबंधित है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो 22 नंबर प्रश्न है आपका, ये 78 ईस्वी जो शक संवत है कनिष्क से संबंधित है, और शक संवत पर ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को संचालित यानी प्रभावित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह स्थित कहाँ था? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख केंद्र है। प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक है वह खारवेल था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास ये वास्तुकला से हुआ, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? जो सातवाहन शासक थे उन्होंने आरंभिक जो शासन है वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया, जबकि इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठानपुर थी, तो डी ऑप्शन 26 का आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन शासकों की जो सातवाहन राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर या फिर पैठन थी, 27 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो गाथा सप्तशती की जो रचना है वह कुषाण नरेश हाल के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन 29 का आपका सही हो जाएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो सातवाहन जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 31 नंबर प्रश्न आपका डी सही हो जाएगा। सबसे पहले जो मौर्य शासक उनके बाद शुंग आए, शुंग के बाद सातवाहन आए, सातवाहनों के बाद गुप्त आए तथा गुप्तों के बाद चोल आए, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो 32 में आपका बैक्टीरियन और ग्रीक शासकों ने मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद सबसे पहले आक्रमण किया था। तो विदेशी आक्रमणकारियों में मौर्य साम्राज्य के बाद बैक्टीरियन एंड ग्रीक पहले स्थान पर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से यानी 58 BC से शुरू हुआ, तो 34 नंबर प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया विक्रम संवत तो 58 ईसा पूर्व से संबंधित हो जाएगा। शक संवत आपका 78 एडी में यानी 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जो शुरू किया गया। बी का आपका 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त संवत, गुप्त संवत आपका 320 ईस्वी से है, जबकि कली संवत्सर यह 3102 ईसा पूर्व से है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सम्मिलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, यही जो प्रचलन है विभिन्न आयोग तथा बोर्ड का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली राज्य से माना गया तो वह सातवाहन राज्य को माना गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो यह कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंगों के बाद भारत में जो है कण्व वंश ने राज किया, जिसके संस्थापक जो है वासुदेव थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? जो कुषाण शासक कनिष्क था, इसे जो चीन का जनरल है उसके द्वारा इसे पराजित किया गया। इसका नाम हो जाएगा पेन चाप। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो तांबे के सिक्कों को कुषाण शासकों ने ही जारी किया था उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में। 40 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन कारण से संबंधित प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 41 कथन दिया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये सही हो जाएगा। उनकी सुसंगठित जो नौसेना थी वह उच्च कोटि की थी। इसका कोई जो उल्लेख नहीं मिला है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाए, यानी ए सही तथा आर गलत। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहते हैं, जिसमें भारतीय तथा यूनानी यानी ग्रीक शैली सम्मिलित है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल की कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण है? तो कनिष्क के काल की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वह चतुर्थ बौद्ध संगति है, जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ, और इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो 45 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नहीं, जो 44 नंबर प्रश्न है इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, उनसे संबंधित है। इन्हीं के द्वारा जो सांची का स्तूप है उसकी जो वेदिका है वह पाषाण की इनके द्वारा बनाई गई थी। हालांकि सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा, जो मौर्य शासक थे, उनके द्वारा किया गया, लेकिन उसकी जो वेदिका थी वह लकड़ी की थी। इसे पाषाण वेदिका का जो कार्य है वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर देखते हैं 46। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा किया गया? तो यह शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो यह गोंदो फर्निस के समय जो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो किस कुषाण शासक के द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई वह कड़फिसेस सेकंड था। इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जारी की गई थी। इसे विम कड़फिसेस जो है वह भी उसी के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले जारी की गई। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो जो क्षत्रप प्रणाली है इसका प्रयोग शकों के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन राइट होगा। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो यह जो मुक्तिदाता की उपाधि है वह शक राजाओं के द्वारा धारण की गई। ये ऑप्शन राइट होगा। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो 51 नंबर प्रश्न में आपका एक हो जाएगा यूनानी, शक, पहलव। जो कुषाण ने पहलव इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन में ही नहीं है। ये जो सही क्रम होगा यूनानी, शक, पहलव तथा कुषाण। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार सैनिक शासन यानी जो मिलिट्री गवर्नरशिप है व्यवहार में लाया गया। तो 52 नंबर प्रश्न ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया मिलिट्री शासन यानी सैनिक शासन। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। भारत यह यूनानी राज्य था, यह बैक्टीरिया से संबंधित है। यह कथन जो बैक्टीरिया संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 धातुओं यानी सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो 54 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांसारपन इसे जो है कहा गया है। प्रश्न नंबर 55 दिया है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो 55 में आपका तमिल व चेरो
का जो है रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, इनमें से कौन सा असत्य है? तो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाहों में जो असत्य है वह आपका कोचीन हो जाएगा, जबकि बारबेरिकम, अरिकमेडु तथा बेदिगाचा यानी भड़ोच, यह बंदरगाह मौर्योत्तर काल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया? तो जिस नाम से संबोधित किया गया यह आपका अरिकामेडु हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। तो मौर्योत्तर कालीन जो भारत है इसमें हिंद यूनानी राज्य की जो स्थापना जिसके द्वारा की गई वह डेमेट्रियस हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेमेट्रियस के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम भारत का कुछ भाग जो है अपने अधीन कर लिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो यह मिनांडर है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुषाणों का संबंध था सीथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन की यूची जनजाति से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 60 नंबर जो प्रश्न है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी चीन की यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें जो इंडो ग्रीक शासक हैं वह हिंद यमन कहलाए, स को ये स्वीथियन कहलाए तथा पार्थव को पहलव कहा गया। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें आपका शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग है, इनकी राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी जो है कलिंग थी। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जबकि कुषाणों की पुरुषपुर यानी पेशावर थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? तो 64 का आपका सी सही हो जाएगा। कुषाण शासकों के द्वारा कैसर की उपाधि यानी सीजर की उपाधि धारण की गई थी। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका तथा भाजा स्तूप। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो प्राकृत जो ग्रंथ है उसकी रचना जो हाल है उनके समय गुणाढ़ के द्वारा की गई थी। यह आपका वृहत कथा हो जाएगा। 66 का आपका ए ऑप्शन राइट है। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो इन दोनों का जो उल्लेख है वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। 68 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो 69 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलिंग नरेश जो खारवेल है, ये कलिंग का प्रसिद्ध नरेश राजा है, यह किस वंश से संबंधित है? तो 70 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कलिंग नरेश खारवेल है यह चेदी वंश से संबंधित है। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है ये 70 प्रश्न हमने इनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है, ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं इन सभी एग्जाम में आप सभी को लाभ हो सके। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।